नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कनाडा के टोरंटो में भारतीय प्रवासी कारोबारी समुदाय के प्रमुख सदस्यों के साथ स्वागत समारोह में संवाद किया। ये बातचीत भारत कनाडा के आर्थिक संबंधों और निवेश सहयोग को मजबूत करने पर केंद्रित रही। वित्त मंत्री ने भारत कनाडा के द्विपक्षीय संबंधों में जबरदस्त बदलाव के बारे में बात की। उन्होंने दोनों देशों के बीच बढ़ते आर्थिक सहयोग और प्रवासी भारतीय समुदाय को रणनीतिक सेतु के रूप में महत्वपूर्ण बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और देश में बड़े बाजार, युवा आबादी, बढ़ती खपत, डिजिटल ढांचे और मजबूत पूंजी बाजार जैसी कई विशेषताएं निवेश के नए अवसर पैदा कर रही हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि भारत एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां बड़ी आबादी के साथ लोगों की खरीदने की क्षमता, खपत और मांग भी मौजूद है। उन्होंने कनाडा के निवेशकों को भारत में निवेश के लिए प्रोत्साहित भी किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जापान दौरे के तीसरे दिन आज कई अहम बैठकें की। वे बड़ी कंपनी के अधिकारियों से भी मिले। इस दौरान भारत में जापानी निवेश को बढ़ावा देने पर फोकस किया गया। पीयूष गोयल ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन यानी कि JBIC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर तादाशी मायादा के साथ भी बैठक की। बैठक में वित्तीय और निवेश सहयोग के जरिए भारत जापान आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के मौकों पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री गोयल ने टोयोटा तत्सो कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट और CEO तोशिमित्सु इमाई से मुलाकात की। इस दौरान इस बात पर चर्चा हुई कि कंपनी कैसे भारत की लागत प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाकर उभरते बाजारों के लिए भारत की ग्लोबल एक्सपोर्ट हब की भूमिका को मजबूत करते हुए व्यापार, मोबिलिटी और औद्योगिक क्षेत्रों में अपनी भागीदारी को और बढ़ा सकती है। SMBC ग्रुप के डिप्टी प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ बैठक में भारत जापान के बीच वित्तीय संबंधों को और गहरा करने के नए मौकों पर विचार विमर्श हुआ। केंद्रीय मंत्री गोयल ने मित्सुबिशी UFJ फाइनेंशियल ग्रुप के डिप्टी चेयरपर्सन यासुशी इडागाकी और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान बैंकिंग, कमर्शियल फाइनेंस और निवेश के क्षेत्र में भारत जापान सहयोग को मजबूत करने के अवसरों पर चर्चा हुई। और चलिए अब नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम आपको लिए चलते हैं, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद हैं। पात्र लाभार्थियों के रूप में, जी हाँ, जोरदार तालियों से इन सभी का स्वागत करें, इन्हें बधाई दें। रक्षाबंधन की मिठाई आज वक्त से पहले ही इन तक आई। जी हाँ, ये स्वर, यहाँ पर आप बैनर्स भी देख सकते हैं। धन्यवाद रेखा जी, धन्यवाद। यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए भी कहा गया है धन्यवाद। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदया कहती है, ये है डबल इंजन की सरकार, डबल गति से आगे बढ़ेगी दिल्ली अब। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई। आप सभी पात्र लाभार्थी जो यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो हमने जैसा कि बताया कि बहुत सारे आवेदन पत्र आए थे, 5000 जो लगभग है उनमें से चयनित किया गया। बाकायदा एक ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। 2500 लाभार्थी, हाथ तो ऊपर उठाइए। 2500 लाभार्थी, कितनी सारी लाभार्थी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप सभी का प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ 65 लाभार्थियों को हमने बुलाया है प्रतीकात्मक रूप से। सबको मंच पर हम बुला नहीं सकते थे और सबको यहाँ पर बुला नहीं सकते थे यहाँ की क्षमता के अनुसार, लेकिन सभी को बहुत बहुत बधाई। माननीय मुख्यमंत्री महोदया उसी चिर परिचित अपनेपन के साथ, उसी लाड़ के साथ इन महिलाओं से मिल रही हैं। आज दिल्ली वासियों, हमारी बहनों, ये मंच गणमान्य अतिथियों की गौरवमयी उपस्थिति से दैदीप्यमान है। अब हम सादर आग्रह करते हैं माननीय श्री हर्ष मल्होत्रा जी आपसे, जो कि नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से ये खास कार्यक्रम की
तस्वीरें आप देख रहे थे जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मौजूद थी। और आपको बता दें कि लक्ष्मी योजना का आज औपचारिक तरीके से शुभारंभ हो चुका है। 1 अगस्त से इसका पंजीकरण शुरू हो चुका था और आज 65 लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से बुलाया गया था, जहां इन सभी को जो पहली किस्त है वो जारी की जाएगी। उसके बाद जो ये योजना है उसका मकसद यही है कि जो कमज़ोर वर्ग की जो महिलाएं हैं, वो आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं, उन महिलाओं को 2500 रुपये प्रति माह पेंशन योजना के तौर पर उनके खाते में सीधे तौर पर पहुंचाया जाएगा। तो आज से ये कहा जाए तो दिल्ली सरकार का रक्षाबंधन का ये गिफ्ट माँ बहनों के लिए आज दिया जा रहा है। तालकटोरा स्टेडियम में ये कार्यक्रम अभी भी जारी है। चलिए रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। पीयूष गोयल निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस के मैनेजिंग एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और ग्लोबल बिजनेस के हेड मिनोरू किमोरा से भी मिले। बैठक में इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर में भारत जापान सहयोग को और मजबूत करने के मौकों पर चर्चा हुई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जापान के टोक्यो में स्टार्टअप्स को लेकर आयोजित राउंड टेबल बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में भारत जापान के बीच स्टार्टअप इकोसिस्टम, नवाचार और सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हुई और इस दौरान दोनों देशों के स्टार्टअप्स के बीच साझेदारी बढ़ाने और नई तकनीकों और निवेश के अवसरों को मजबूत करने पर जोर दिया गया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने जापानी सेमीकंडक्टर और एआई कंपनियों के सीईओ के साथ आयोजित एक राउंड टेबल बैठक में भी वे शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने जापान को भारत का एक अहम साझेदार बताया। पीयूष गोयल ने कहा कि साल 2023 में हुए सहयोग ज्ञापन एमओसी के बाद दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला और अधिक मजबूत हुई है। उन्होंने 2032 तक देश में सेमीकंडक्टर की मांग $150 अरब तक पहुंचने की उम्मीद जताई। पीयूष गोयल ने टोक्यो में 60,000 से ज्यादा मजबूत भारतीय समुदाय को संबोधित किया और उन्हें भारत का सच्चा ब्रांड एम्बेसडर करार दिया। एक देश एक चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बयान पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विधि आयोग और चुनाव आयोग कई बार इस पक्ष में अपना सुझाव दे चुके हैं कि एक देश एक चुनाव राष्ट्रहित में है। उन्होंने कहा कि इससे देश का पैसा बचेगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा कि जब तक कांग्रेस को सत्ता का लाभ मिल रहा था, एक साथ चुनाव चलते रहे, लेकिन जैसे जैसे जनता कांग्रेस की सच्चाई समझने लगी और उसका राजनीतिक वर्चस्व कमजोर हुआ, वही व्यवस्था समाप्त हो गई। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने मंगोलिया की राजधानी उलान बटार में आयोजित संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम सम्मेलन यानी कि UNCCD COP17 के 17वें सत्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किया। इस दौरान भारत ने चरागाहों के समुदाय आधारित पुनर्स्थापन पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने इस मौके पर कहा कि भारत का तरीका लैंडस्केप मैनेजमेंट और आजीविका सहायता को जोड़ने का है, जिसमें सामुदायिक भागीदारी मुख्य है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सफल संरक्षण की शुरुआत चरवाहों को केवल लाभार्थी नहीं बल्कि संरक्षण बनाने में होगी। भारत और न्यूजीलैंड ने हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समावेशी बनाए रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों देशों के बीच दूसरी रक्षा रणनीतिक वार्ता कल न्यूजीलैंड के वेलिंगटन में आयोजित होगी। दोनों देशों ने भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और साल 2030 के रोड मैप के लक्ष्यों को लागू करने पर विचार किया। वार्ता में समुद्री सुरक्षा, संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। दिल्ली में आज पात्र महिलाओं को दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत आधिकारिक पेंशन पत्र, नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में हुआ आयोजन। दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की वित्तीय सहायता मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को एक नहीं बल्कि 2 खास तोहफे दिए। लखनऊ में सीएम योगी ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का किया शुभारंभ और विशेष बसों का फ्लैग ऑफ भी किया। योजना में रक्षाबंधन तक महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा की सुविधा, वहीं रक्षाबंधन के लिए 60 साल से अधिक उम्र की महिलाएं भी यूपी की रोडवेज बसों में निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। सीएम योगी ने कहा कि रक्षाबंधन तक माताओं, बहनों और बेटियों के लिए एक सहयात्री सहित निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा प्राप्त होगी। महिलाएं बस में आधार कार्ड या वोटर कार्ड दिखाकर कहीं भी निःशुल्क आ जा सकेंगी। सीएम योगी ने कार्यक्रम में कई जिलों के से आई महिलाओं से संवाद कर उन्हें बधाई भी दी। इस योजना पर सालाना 270 करोड़ रुपए खर्च होंगे और रोजाना करीब 88,000 महिलाओं को इस योजना का मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में त्योहारों के सीजन के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की 4 टीमों द्वारा गाजियाबाद और मुकीमपुर सहित कई अन्य क्षेत्रों में रेस्तरां में छापेमारी हुई।
छापेमारी के दौरान मुकीमपुर में करीब 3 क्विंटल तैयार छेना रसगुल्ला नष्ट कराया गया, जबकि करण गेट गाजियाबाद से लड्डू, घी, घेवर, सिंथेटिक रंग के साथ कुल 10 नमूने लिए गए। वहीं 3 क्विंटल तैयार रसगुल्ले को नष्ट किया गया। नई दिल्ली में आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के मद्देनजर नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने अपने क्षेत्र में निर्बाध शहरी सेवाएं, विश्व स्तरीय स्वच्छता, बेहतर सौंदर्यीकरण और प्रभावी नागरिक प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए व्यापक योजना लागू की है। एनडीएमसी के चेयरमैन ने बताया कि स्वच्छता व्यवस्था और व्यापक सौंदर्यीकरण की कार्ययोजना तैयार की गई है। एनडीएमसी क्षेत्र में पुष्प सुसज्जित बोर्ड के लिए 15 स्थानों का चयन किया गया है। जयपुर में पकड़े गए नकली नोट के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। नकली नोट के साथ गिरफ्तार आरोपियों में कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आरसी चौधरी का बेटा साहिल भी शामिल। पुलिस ने खुलासा किया कि नकली नोटों की यह खेप बांग्लादेश से जयपुर पहुंची थी। बजाज नगर थाना पुलिस और सीएसटी ने 4 युवकों को 4,30,500 रुपए के नकली नोट के साथ सीकर निवासी साहिल चौधरी और हरियाणा निवासी अंशुल, प्रियांशु और आकाश को गिरफ्तार किया था। पुलिस को अंदेशा है कि कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता आरसी चौधरी का बेटा साहिल नकली नोटों का जखीरा जयपुर लाया था। पुलिस ने आरोपियों के पास से स्कॉर्पियो और फॉर्च्यूनर भी जब्त की थी। आरोपियों के पास से 500 रुपए के कुल 861 नोट मिले। कर्नाटक में भाजपा 1 से 10 सितंबर तक रायचूर से बल्लारी तक 10 दिवसीय पदयात्रा निकालेगी। इस पदयात्रा के जरिए राज्य की कांग्रेस सरकार की विफलताओं को उजागर किया जाएगा। वियतनाम कोस्ट गार्ड का जहाज सीएसपी 8002 चेन्नई दौरे के दौरान भारत वियतनाम के बीच समुद्री सुरक्षा सहयोग को मिली मजबूती। दोनों देशों के अधिकारियों ने एसएआर प्रोटोकॉल, समुद्री सुरक्षा और ऑपरेशनल समन्वय पर चर्चा की। वियतनाम कोस्ट गार्ड कर्मियों ने चेन्नई में मरीन ऑयल पॉल्यूशन रिस्पांस वर्कशॉप में हिस्सा लिया और समुद्री बचाव अभियानों की जानकारी हासिल की। आईसीजीएस सुजाई पर साझा प्रशिक्षण और मैत्रीपूर्ण वॉलीबॉल मैच ने दोनों देशों के बीच सौहार्द और मजबूत किया। दिल्ली कंटोनमेंट इलाके में एक ट्रक की डीटीसी बस से टक्कर, दोनों ड्राइवरों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जांच जारी। उत्तराखंड सरकार का सेवा मुक्त होकर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए एक बड़ा फैसला। राज्य कैबिनेट की बैठक में अग्निवीर रोजगार सेल की स्थापना को मंजूरी। रोजगार को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने, विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाने का होगा काम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत अमेरिका पहुंचे। वे न्यूयॉर्क शहर में 29 अगस्त को आयोजित होने वाले यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन कार्यक्रम में मोहन भागवत मुख्य संबोधन देंगे। अमेरिकन हिंदूज फॉर एंगेजमेंट एंड डायलॉग फोरम की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में अमेरिका के अलग अलग हिस्सों के सामुदायिक प्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के सदस्य, युवा, उद्यमी और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े लोग हिस्सा लेंगे। इसका उद्देश्य एकता, नागरिक जिम्मेदारी और वैश्विक सद्भाव को बढ़ावा देना है। चाणक्यपुरी के संस्कृति स्कूल में इंद्रधनुष 2026 कार्यक्रम आयोजित। दिव्यांग बच्चों के लिए आयोजित 11वें शिव भटनागर मेमोरियल इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में काफी संख्या में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ और पूर्वी राजस्थान में तेज बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। झारखंड, केरलम, माहे, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गंगे, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी भारी बारिश की संभावना। शिमला में आज सुबह 5:46 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसकी तीव्रता 4.0 रही। शिमला से 66 किलोमीटर पूर्व दिशा में 10 किलोमीटर गहराई में यह भूकंप का केंद्र रहा। आज देश भर में ओणम पर्व मनाया जा रहा है। नौका दौड़, लोक नृत्य, संगीत और खेल इस त्योहार से जुड़ी महत्वपूर्ण परंपराएं हैं जो केरल की संस्कृति और मूल्यों को दर्शाती हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ओणम के प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राष्ट्रपति ने कहा कि ओणम नई फसल के आगमन पर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर है। समृद्ध संस्कृति और भाईचारे की भावना का ये उत्सव विविधता में एकता को बढ़ावा देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओणम उत्सव के शुभ अवसर पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि एक शानदार त्योहार है जिसे पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार खुशी, एकजुटता और समृद्धि की भावना को और बढ़ाए। ईद मिलाद उल नबी के मौके पर आज पैगंबर मोहम्मद को याद किया जा रहा है। इस मौके पर देश में कई स्थानों पर जुलूस निकाले जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मिलाद उन नबी की बधाई देते हुए उम्मीद जताई है कि ये मौका एकता और खुशियां बढ़ाएगा। दया और समाज के प्रति योगदान की भावना हमेशा हमारा मार्गदर्शन करे।
आज मदर टेरेसा की 116वीं जयंती है। उन्हें दुनिया भर में मानव सेवा और करुणा के लिए जाना जाता है। भारत में उनके सेवा कार्यों ने उन्हें देश और दुनिया में पहचान दिलाई। एक्सप्रेस 100 में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। जरा सोच के देखिए, आपके पास कुछ ऐसा है जो आपकी दुनिया बदल सकता है। जानते हैं क्या? आपका अपना सोना। सोना क्या नहीं कर सकता? सोना आपको अपने सपनों का घर दिला सकता है, आपके बच्चों का भविष्य बना सकता है। सोना आपकी हर इच्छा पूरी कर सकता है। तो भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। मुथूट फाइनेंस, जहाँ विश्वास ही परंपरा है। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। रफ्तार भरी खबरों के सिलसिले को बढ़ाते हैं आगे। कच्चे तेल और बॉन्ड यील्ड में गिरावट के बीच सोने चांदी में तेजी। MCX पर सोना 320 रुपए और चांदी 1456 रुपए की बढ़त के साथ खुले। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी कीमती धातुओं की चमक बढ़ी। कॉमेक्स पर सोना $4,699 और चांदी करीब $69 प्रति औंस पर पहुंच गई। वैश्विक शेयर बाजार में सकारात्मक रुख के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट। इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर भी दिखा और सेंसेक्स निफ्टी में बढ़त दिखी। शुरुआती कारोबार में बाजार में खरीदारी का रुख देखने को मिला। बैंकिंग और रियल्टी शेयरों में तेजी रही। वहीं निफ्टी, PSU बैंक, रियल्टी और प्राइवेट बैंक टॉप गेनर्स में रहे। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि पश्चिमी एशिया तनाव और व्यापारिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। घरेलू स्तर पर आर्थिक गतिविधियों में लगातार मजबूती दिख रही है। RBI के मुताबिक मजबूत घरेलू मांग और कृषि औद्योगिक सुधार से विकास को गति मिल रही है। बाहरी वाहनों की बिक्री और पेट्रोलियम खपत में भी बढ़ोतरी दर्ज हुई है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कच्ची चीनी के आयात में देरी को देखते हुए नियमों में ढील दी है। अब आयातकों को रिफाइंड चीनी बेचने के लिए 2 महीने का अतिरिक्त समय मिलेगा। ब्राजील के बंदरगाहों पर भारी भीड़ के चलते कच्ची चीनी की खेप में देरी हुई है। इससे पहले सरकार ने 10 लाख टन कच्ची चीनी को प्रोसेस कर 31 अक्टूबर तक बेचने का निर्देश दिया था। वित्त वर्ष 2025-26 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का शुद्ध लाभ रिकॉर्ड 10,176 करोड़ रुपए पहुंच गया। बैंकों की संपत्ति गुणवत्ता में भी सुधार हुआ और NPA घटा है। सुल्तानपुर में 272.25 करोड़ रुपए की लागत से IMLC बनाने को यूपी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। परियोजना का पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास बनने वाले IMLC से निवेश और विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। नीति आयोग ने री-इमेजिनिंग स्किलिंग फॉर विकसित भारत एट 2047 नाम से एक बेहद अहम रिपोर्ट जारी की है, जो नई कौशल प्रशिक्षण संरचना का खाका पेश करती है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि नीट श्रेणी में मुख्य रूप से वे युवा आते हैं जो फिलहाल रोजगार की तलाश में नहीं है, इसलिए इसे बेरोजगारी दर से सीधे तौर पर जोड़कर नहीं देखा जा सकता। ई-श्रम पोर्टल के 5 साल पूरे। अब तक पोर्टल पर 31 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों का पंजीकरण हो चुका है। ई-श्रम पोर्टल पर रजिस्टर्ड श्रमिकों में 54% महिलाएं हैं। सबसे ज्यादा पंजीकरण कृषि क्षेत्र के कामगारों का हुआ है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिशन समृद्ध गांव की शुरुआत की है। मध्य प्रदेश के बुधनी और खाते गांव में पायलट मॉडल विकसित होंगे। सफल होने पर इसे दूसरे क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। यूपी सरकार के मुताबिक गन्ना किसानों के 94% से ज्यादा बकाया का भुगतान हो चुका है। 99 चीनी मिलों ने 100% भुगतान पूरा कर दिया है।
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने 10,630 करोड़ रुपए के विकास प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाएं शामिल। ईरान ने कहा है कि अमेरिका जब तक युद्ध खत्म नहीं करता, जब तक हॉर्मुज दोबारा नहीं खोला जाएगा। ईरान और ओमान के बीच अस्थायी नेविगेशन कॉरिडोर और माइन हटाने को लेकर बातचीत जारी है। ईरान ने साफ किया है कि किसी भी देश के सैन्य जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत नहीं होगी। ईरान ने अमेरिकी माइन स्वीपर्स के दाखिल होने पर उन्हें निशाना बनाने की चेतावनी भी दी। संघर्षों से वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर बढ़ते खतरे के बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी बात रखी। भारत ने कहा कि युद्ध से ऊर्जा, खाद्य, समुद्री परिवहन और कृषि व्यापार प्रभावित हो रहे हैं। संघर्ष और समुद्री व्यापार में रुकावटों के बीच वैश्विक खाद्य आपूर्ति पर खतरा बढ़ रहा है। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने ब्लैक सी, हॉर्मुज और रेड सी को खाद्य आपूर्ति के लिए प्रमुख जोखिम बताया। कनाडा के प्रधानमंत्री ने ट्रंप पर प्रमुख कनाडाई उद्योगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिशों का आरोप लगाया है। इसके जवाब में कनाडा ने $20 अरब के अमेरिकी सामानों पर 50% आयात शुल्क लगा दिया है। कनाडा के नए शुल्क से अमेरिकी इस्पात, कृषि उपकरण, डेयरी और घरेलू सामान प्रभावित होंगे। उधर ट्रंप ने कनाडा को और खराब नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। ट्रंप प्रशासन के सख्त इमिग्रेशन एजेंडे के बीच अमेरिकी वीजा प्रक्रिया में बड़ा बदलाव हुआ है। दुनिया भर में वीजा अपॉइंटमेंट को अस्थायी रूप से एडजस्ट किया जा रहा है और पहले से तय इंटरव्यू रद्द किए जा रहे हैं। अमेरिका में वीजा और ग्रीन कार्ड आवेदनों की जांच सख्त करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। विदेश विभाग ने दुनिया भर के काउंसलर अधिकारियों के लिए नई ट्रेनिंग शुरू की है। चीन ने ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने कहा कि ईरान के साथ उसका व्यापारिक सहयोग अंतर्राष्ट्रीय कानून के दायरे में है और इसे बाधित नहीं किया जाना चाहिए। रिपब्लिकन पार्टी ने कहा कि उसका मिड टर्म कन्वेंशन अगले महीने डलास में होगा। 2 दिन के कार्यक्रम में डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वेंस अलग-अलग दिन मुख्य वक्ता होंगे। उरुग्वे के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश सचिव पश्चिम सीबी जॉर्ज ने किया। उरुग्वे में भारत के साथ बढ़ते व्यापार और सहयोग पर भरोसा जताया। 2030 तक भारत दक्षिण अमेरिका व्यापार $100 अरब पहुंचने की उम्मीद है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में सरकारी अस्पताल में भीषण आग लगने से एक बड़ा हादसा हुआ है। PIMS अस्पताल के महिला और बाल स्वास्थ्य वार्ड में आग लगने से 15 नवजात बच्चों की मौत हो गई, जबकि 16 में से सिर्फ एक बच्चे को बचाया जा सका। आग PIMS हॉस्पिटल के गायनी वार्ड में नर्सरी में लगी, जहां 16 नवजात बच्चे मौजूद थे। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम में खराबी के बाद आग लगी और घटना की जांच शुरू कर दी गई है। और दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम आपको लिए चलते, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता संबोधित कर रही है। बच्चे के लिए आधी रात उठ जाएगी, क्या खाएगा बेटा? परांठा खाना है, ले अभी बनाती हूँ। पति थका हारा आया है, देर रात आया है, फिर भी उठेगी, खाना बनाएगी, उसकी चिंता करेगी, 10 बार फोन करेगी, खा लिया खाना, पर अपने लिए नहीं। पूरे घर की जरूरतों का ध्यान रखेगी, सबके लिए। घर में 1 रुपया नहीं होगा, पर पता नहीं कहां से मेरी ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैठी है, इनके पास पैसा निकल आता है। कहीं बचाया हुआ वो सेविंग किया हुआ पैसा ला करके जिसकी जरूरत है उसके हाथ में दे देती है कि ले तू अपना काम तो कर, मैं तो देख लूंगी। ये सच में लक्ष्मी स्वरूपा मेरी बहनें हैं। इसीलिए इस योजना का नाम लक्ष्मी योजना रखा है कि मेरी लक्ष्मी बहनें जो मां लक्ष्मी का प्रतीक हैं, इनके लिए भी तो लक्ष्मी जरूरत है। तो आप सबके घर तक लक्ष्मी पहुंचे और मां लक्ष्मी की कृपा हो, इसलिए योजना का नाम दिल्ली लक्ष्मी योजना रखा है। ये बहनें वो शक्ति हैं जो ना केवल अपने परिवार को शक्ति देती हैं, बल्कि पूरे समाज को शक्ति देती है। और नरेंद्र मोदी जी तो यही कहते हैं, भाई देश को आगे बढ़ाना है तो इन बहनों को आगे बढ़ाओ, महिलाओं को आगे बढ़ाओ। जब तक एक परिवार की महिला आगे नहीं बढ़ेगी, जब तक वो तरक्की नहीं करेगी, जब तक उसकी समस्या का समाधान नहीं होगा, देश की समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। और इसीलिए देखा है आपने, मोदी जी की जितनी योजनाएं हैं, उन सब की धुरी जो है वो परिवार की महिला है। कौन कौन सी योजनाएं ध्यान है? देखो भाई,
ये जो तुम्हारी आदत थी ना, चावल के डब्बे में पैसे रख देना, फिर कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे गद्दे के नीचे, बाद में याद आते थे कहीं रखे तो थे। तो मोदी जी ने मुद्रा लोन की योजना शुरू करी, मोदी जी ने जनधन खाते की योजना शुरू करी, ताकि बहनों को भी जीरो बैलेंस पे खाता खोलने की सुविधा मिले, और जो पैसा इधर उधर रहता है सब ब्याज पे लग जाए और बहनों की इनकम भी बढ़े। तो मोदी जी ने तो आप देख रहे थे नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से लाइव कार्यक्रम, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता संबोधित कर रही थी, जहां दिल्ली लक्ष्मी योजना का औपचारिक शुभारंभ हो चुका है और कमजोर वर्ग की जो महिलाएं हैं, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग की महिलाएं हैं, उनको वित्तीय सहायता यहाँ 2500 रुपए की दी जाएगी। इसी के साथ एक्सप्रेस 100 में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए DD न्यूज के साथ। दीजिए अनुमति, नमस्कार।